नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज है ना हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो 3rd यूनिट है उसका टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो आप हेडिंग लिखेंगे श्रोडिंगर ठीक है जी, श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, हिंदी में कहेंगे इसे श्रोडिंगर की समय ठीक है इंडिपेंडेंट कह रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो समय स्वतंत्र या समय अनाश्रित, समय पर आश्रित नहीं है ये ठीक है। तो श्रोडिंगर की समय अनाश्रित समीकरण हिंदी में ऐसे कह सकते हो ठीक है, श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब देखो ये सारी बेसिक आप 4th सेम से जानते हैं, बाकी 1st सेम में भी ये 5th सेम में भी मैंने आपको बताया। इस यूनिट ये क्वांटम मैकेनिक्स जो आपकी है उसकी 1st यूनिट में वेव फंक्शन क्या होता है, इनिशियल टॉपिक जो CCSU के तो सिलेबस में थे, लेकिन आप लोग अदर यूनिवर्सिटी के यदि कोई है तो वे भी इसे देखें है ना। जो टॉपिक शुरुआत में थे कि वेव फंक्शन क्या होता है ना, वेव फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप लोग सब देख लें है ना। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है ठीक है। जो मैंने करा रखा है प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के नाम से है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस कह दे या प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कह दे, बात एक ही है ठीक है। तो वेव फंक्शन से रिलेटेड ही है ये, आप जानते हैं वेव फंक्शन क्या होता है। देखो श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या है, आप वेव फंक्शन जानते हो ना। वेव फंक्शन क्या बताता है, जो पार्टिकल होता है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है, ये बात किसने बताई थी, डी ब्रोगली ने। तो वो जो वेव एसोसिएट होती है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती है एक इक्वेशन जो श्रोडिंगर ने दी थी ठीक है। वेव फंक्शन और ये जो वेव फंक्शन की टर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं वो बताती है पार्टिकल की मोशन के बारे में है ना। तो मैं लिख देता हूँ ठीक है जी। तो जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है वो क्या है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो मैं लिख देता हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक है, क्या है, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है ठीक है जी। और ये किसकी समीकरण है, तो वेव की। किसकी समीकरण है, वेव की। कौन सी वेव, जो डी ब्रोगली ने बताया था कि पार्टिकल के साथ साथ एसोसिएट होती है, उस वेव की समीकरण है ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव ठीक है। और वेव कौन सी, जो एसोसिएट है या एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल ठीक है जी, क्लियर है ठीक है जी। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी ब्रोगली वेव की है ना, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, यानी कि जिसे आप मैटर वेव कहते हो, या डी ब्रोगली जिसे आप वेव कहते हो। डी ब्रोगली वेव क्या है, मैटर वेव क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पिछले सेमेस्टरों में। बाकी मैंने यहाँ भी कराया 1st यूनिट में ना, मैटर वेव क्या है, किस नाम से कराया, मैंने कराया वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल है ना। ये 1st यूनिट में होगा लेक्चर, आप देख लेना, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल है ना। पार्टिकल का वेव एस्पेक्ट क्या है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है जिसे आप मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हो है ना, पढ़ा है ना अपने कॉन्सेप्ट, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ गए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर ने भाई डी ब्रोगली ने शुरुआत में बता दिया था कि प्रत्येक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, श्रोडिंगर ने उसे विस्तार से समझाया ठीक है। वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट मैंने 1st यूनिट में करा रखा है, आप उसे समझेंगे। श्रोडिंगर ने बताया कि अकेली वेव एसोसिएट नहीं होती मूविंग पार्टिकल के साथ, बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं, जैसे आप वेव ग्रुप या वेव पैकेट के नाम से जानते हैं ठीक है, क्लियर है। और साथ में वेव को ये जो वेव है एसोसिएट होती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक वेव फंक्शन दिया साई है ना। क्या वेव फंक्शन दिया, साई। और साई से रिलेटेड ही इक्वेशन दी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप श्रोडिंगर की इक्वेशन कहते हैं ठीक है। क्लियर है, ये बेसिक था इसका। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है
ठीक है, जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उससे रिलेटेड होती है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव की। आई बात समझ में। और वेव की इक्वेशन क्या होती है ये बात आप जानते हैं पहले से ही, फर्स्ट सेम में आपने इस टाइप की कोई इक्वेशन पढ़ी होगी। देखो y बराबर ए साइन है ना, ठीक है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेम में। लेकिन यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर श्रोडिंगर ने क्या लिया, साई। तो हम उस इक्वेशन, उस पार्टिकल की इक्वेशन को लिखते हैं। तो देन इक्वेशन है ना ऑफ वेव, कौन सी वेव, जो एसोसिएट हो रही है विद पार्टिकल, ठीक है जी, पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है ना, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा था इस बीएससी फर्स्ट टाइम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इस टाइप की इक्वेशन, और साथ में आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा इस टाइप की इक्वेशन, y बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, है ना। इसमें यहाँ y के स्थान पर बस क्या लिया श्रोडिंगर ने, साई, जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है जी। तो इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन हो गई उस वेव की जो पार्टिकल के साथ, कैसे पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, जिसे आप डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसका डिफरेंस, ये इसका डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ए क्या है, हाँ मैं बता दूँ, पाई तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, एक्स क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, आप लिखना चाहो वेयर करके लिख देना, वेयर एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ होती है, और कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए मान लो, है ना, ये क्या होता है, या स्मॉल ए मान लो, कोई कुछ भी मान सकते हो। स्मॉल ए या कैपिटल ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, जिसे आप आयाम कहते हो, ठीक है, और साई तो वेव फंक्शन है ही। तो इसका ये सब चीज़ें वेयर करके आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी नोट्स में आपको अच्छे से लिखा मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिलते हैं, है ना। मैं काफ़ी दिनों से बता नहीं रहा, तो नए स्टूडेंट जिन्हें ना पता हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर के जितना भी सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, उसके सबके नोट्स मिल जाते हैं लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। और फिर यूनिट वाइज भी मिलते हैं जब लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशियल तो क्या आएगा, डी साई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए, साइन का क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। फिर इसका करोगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा हो जाएगा, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, क्लियर है। अगेन करो, अगेन डिफरेंशियल, अगेन, है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दोगे ना, तो क्या आएगा, d2 साई ओवर, ये इक्वेशन 1 तो मान ली चलो, ओवर dx स्क्वायर बराबर ए कोस का हो जाएगा माइनस साइन, है ना, कोस का साइन हो जाता है माइनस का साइन, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। और ये 2 पाई अपॉन लेमडा तो था ही, फिर दोबारा जब इसका करोगे 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का, तो 2 पाई अपॉन लेमडा एक और आ जाएगा, ठीक है। तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस, है ना, और ये वाला सारा आप खुद देख के बताओ, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये क्या है, साई के बराबर, तो हो जाएगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और ये कहाँ से रखी वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करो, आप जानते हो, वी नो दैट, आप एक चीज जानते हो क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है जी। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन mv होता है, नहीं mv, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, या वेवलेंथ हो, मैटर वेव कह सकते हो, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर, पलटे हो दोनों साइड, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर आएगा
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी और 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों करा? ताकि हाफ एम वी स्क्वायर अलग कर सको और एक एम अलग कर सको, ठीक है। और ये एच स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक। ऐसा क्यों किया? आप जानते हो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। चलो मैं यहाँ बता दूँ, ई बराबर होता है के प्लस वी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है ना टोटल एनर्जी। तो बताओ मुझे ई बराबर क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है प्लस वी, तो ई माइनस वी क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या रख सकते हो? इसकी जगह आप रख सकते हो ई माइनस वी। तो ई माइनस वी इंटू एम अपॉन 2 भी ऊपर पहुँचा दो और अपॉन में है एच स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई है यहाँ रख दो सेकंड में। क्या लिखूँ? पुट इन सेकंड, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। फिर चलते हैं आगे। तो मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ। देखो सेकंड अप्लाइज करो, क्या आएगा? d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। नहीं, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो माइनस का 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इनटू में आएगा 2 ई माइनस वी और एम बी है, अपॉन में है एच स्क्वायर और इनटू में क्या है? साई, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 2 8 माइनस का 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। और 8 पाई स्क्वायर हो गया, ई माइनस वी बचा और एम बी है, या 8 पाई स्क्वायर एम कर लो, ई माइनस वी को सब बाद में लिख देंगे। 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। और ये है ई माइनस वी और इनटू में है साई। कुछ छोटा तो नहीं? 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर है और इनटू में है ई माइनस वी इंटू साई। इस वाले को इस साइड ले जाओ, तो d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस में आएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ये ई माइनस वी और इंटू साई बराबर 0। खुद देख के बताओ, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी, यही श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी किसी सेम में। और ये है कब? जब पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है। तो यहाँ लिख देना इट इज़ द इक्वेशन, ये इट इज़ द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। और किसके लिए? तो फॉर ए पार्टिकल, उस पार्टिकल के लिए जो मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें केवल x आ रहा है, तो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? लेकिन यदि पार्टिकल मोशन कर रहा हो स्पेस में, तो आप लिख सकते हो कि इफ द पार्टिकल है ना इज मूविंग इन स्पेस, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है। जैसे है ना ये मार्कर है, तो वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग तीनों में जा सकता है ना। तो ये स्पेस में मोशन कर रहा है, तो फिर तीनों कंपोनेंट आएंगे ना। तीनों कंपोनेंट का मतलब d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी आएगा, फिर d2 साई ओवर डी वाई स्क्वायर भी आएगा और प्लस d2 साई ओवर डी जेड स्क्वायर भी आएगा। तीनों कंपोनेंट आएंगे और प्लस ये ऐसे ही रहेगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है। इसे आप बॉक्स बंद कर सकते हो। ये डी डेल से रिप्लेस हो सकता है, आप समझते होंगे मैथमेटिक्स, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल 2 साई ओवर डेल वाई स्क्वायर कैसे रिप्लेस हो सकता है बताने की आवश्यकता तो नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो
डिफरेंशियल डी के रेस्पेक्ट में कर दो। जैसे देखो मैं उदाहरण देके बताऊँ, जैसे डी अपॉन डी एक्स है, कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है जैसे ये है और ये है, तो बताओ सेम ही तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट कब बदलता है, यदि यहाँ y है और यहाँ y है तो इसमें y बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर करोगे 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ तो साई को केवल x के लिए कर रहे हो, यहाँ y के लिए कर रहे हो, यहाँ z के लिए कर रहे हो, इसलिए d को डेल से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरीके से इसे लिख सकते हो। और इसमें साई कॉमन ले लो, साई कॉमन लोगे तो क्या आएगा, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, साई और प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी और इंटू साई बराबर 0। क्लियर हो गया। देखो ये क्या होता है खुद बताओ, ये होता है डेल स्क्वायर, बल्कि तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। वेयर करके बता दियो साइड में कि जो डेल स्क्वायर है ये होता है डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है ना, ये पढ़ा होगा आपने, इसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर है ना ये। चलो, तो ये है श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ना, तो नीचे लिख देना इट इज द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन स्पेस है ना, स्पेस में मोशन कर रहा है यदि पार्टिकल। ठीक है, और देखो यदि कोई पार्टिकल फ्रीली मोशन कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ इसके बाद ऊपर, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली मोशन कर रहा है, इज मूविंग फ्रीली। तो फ्रीली मोशन जब करता है ना पार्टिकल तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो फिर ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर है ना एम अपॉन एच स्क्वायर और v 0 हो जाएगा, e इंटू साई बराबर 0। कई यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पूछा है, वेरी शॉर्ट में पूछेगा बल्कि, कि श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिख के दिखाओ, किसके लिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली या फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए। तो बस v की जगह ये लिख लेनी है इक्वेशन, फिर बता देना है ये v बराबर 0 और ये, यानी 1 2 3 4 लाइनों में पूछा है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके नीचे लिख दियो इट इज द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली। ठीक है, इस तरीके से श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।